कहानी की शुरुआत दो सहेलियों से होती है, कढ़ाई से रहने वाली केटी और बेफिक्र मिजाज की स्लोन। दोनों अपनी आने वाली यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वे 1 महीने के लिए इको फील्ड ऑर्गेनिक फार्म्स में काम करने जा रही हैं ताकि न्यूयॉर्क सिटी में शॉपिंग करने के लिए पैसे जमा कर सकें। अगले ही दिन केटी का अंकल जेसन, जो पुलिस में है, उन्हें लेने आता है। दोनों लड़कियां पहले एक रात उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकती हैं। वहीं स्लोन सुझाव देती है कि शहर में रहते समय वे नकली नामों का इस्तेमाल करें। वह खुद को हैदर कहती है, जबकि केटी अपना नाम रिप्ली चुनती है। अगले दिन जेसन उन्हें स्टेशन पर छोड़ता है ताकि वे बस पकड़कर फॉर्म पहुंच सकें। जाते जाते वह उन्हें समझाता है कि किसी भी मुसीबत में एक सेफ वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। तय होता है कि केटी हर मैसेज के अंत में एक नया कोड वर्ड भेजेगी और ये शब्द अल्फाबेट के क्रम में बदलते रहेंगे। पहले दिन का कोड वर्ड है एप्पल। जेसन के जाने के बाद बस आने में अभी काफी समय होता है, तो दोनों सहेलियां पास के कैफे में रुक जाती हैं। वहीं उनकी मुलाकात 2 स्थानीय युवकों से होती है और वे उनके साथ बैठ जाती हैं। लड़कियां अपने नकली नाम बताती हैं, जबकि दोनों युवक अपने आप को भाई बताते हैं, जेड और लुक्स। जेड और लुक्स उन्हें काम की जगह तक छोड़ने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि केटी पहले हिचकिचाती है, लेकिन स्लोन की चुपचाप की गई जिद के आगे झुक जाती है और दोनों उनकी नीली ट्रक में सवार हो जाती हैं। जैसे ही सफर शुरू होता है, हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। जेड जानबूझकर उस फार्म को पार कर देता है जहां केटी और स्लोन को काम करना था। दोनों हैरान परेशान रह जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे एक अजीब सी जगह पहुंचती हैं। वहां उनका स्वागत जेड और लुकस की डरावनी मां करती है, जो उन्हें चाय पिलाने के बहाने अंदर ले जाती है। अंदर पहुंचते ही केटी को अपने पुलिस अंकल का मैसेज मिलता है और वह तय किए गए सेफ वर्ड से जवाब देकर उन्हें भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। इस बीच दोनों महिलाएं पाई और चाय पी लेती हैं, बिना जाने कि उनमें नशा मिलाया गया है। जल्द ही उनकी नजरें धुंधली होने लगती हैं और उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वे भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेड और लुकस उन्हें काबू में कर बेहोश कर देते हैं और वापस अंदर खींच ले जाते हैं। अगले दिन केटी और स्लोन जंजीरों में बंधी हुई जंगल के बीच में जाती है। जेड उन्हें बताता है कि अब उनका नया घर यही होगा जहां उन्हें सिर्फ बुनियादी जरूरतें मिलेंगी, कपड़े, बिस्तर और एक शौचालय। अगले दृश्य में दोनों महिलाएं कपड़े पहने नजर आती हैं। तभी जेड का बॉस बोरिस पहुंचता है। वह केटी का फोन छीनकर चेक करता है कि कहीं किसी को उनकी जानकारी तो नहीं है। इसी दौरान उसे सच्चाई का पता चलता है। केटी और स्लोन ने न सिर्फ अपने नाम झूठे बताए थे, बल्कि सेफ वर्ड के बारे में भी झूठ बोला था। आखिरकार केटी और स्लोन को यह सच बताने पर मजबूर होना पड़ता है कि एप्पल उनका सेफ्टी वर्ड है। और जब लगता है कि हालात थोड़े शांत हो गए हैं, तभी वे अस्थायी शॉवर में नहाने की तैयारी कर रही होती हैं कि अचानक शहर का शेरिफ बंदूक ताने पहुंच जाता है। जल्द ही साफ हो जाता है कि शेरिफ भ्रष्ट है, मानव तस्करी को बढ़ावा देता है और उनमें से एक महिला का शोषण करने आया है। उसके दरिंदगी करने के बाद स्लोन गहरे सदमे में डूबी केटी को ढांढस बंधाती है। इसी बीच दूसरी ओर अंकल जेसन को शक होता है, क्योंकि केटी के ताजा मैसेज में वही सेफ वर्ड दोबारा इस्तेमाल हुआ था जो उसने पिछले दिन भेजा था। जंगल में जेड और लुकस एक नए ग्राहक का स्वागत करते हैं। एक अस्त व्यस्त आदमी, जिसे हम स्क्रफी गाय कहेंगे, जो स्लोन को चुनकर ट्रेलर में ले जाता है और अपनी पागल प्रवृत्ति उजागर करता है। उधर अंकल जेसन आखिरकार केटी और स्लोन के कार्यस्थल पर फोन करता है और जान पाता है कि वे पिछली सुबह कभी पहुंची ही नहीं थीं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि दोनों मुसीबत में हैं और वह तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच स्लोन और केटी की परेशानी और गहरी हो जाती है जब एक और अधिक संदिग्ध ग्राहक आता है, जिसके पहुंचते ही जेड और लुकस दोनों महिलाओं के सिर ढक देते हैं और सुअर का मुखौटा लगाए वह आदमी स्लोन को चुनकर उसे ट्रेलर में खींच ले जाता है। जैसे ही बिग मास्क वाला आदमी चला जाता है, बुरी तरह डरी और टूटी हुई स्लोन को केटी संभालती है। हालांकि यह कभी साफ नहीं होता कि उसके साथ क्या किया गया था, बस इतना दिखता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा सदमे में है। अगला दृश्य शेरिफ के ऑफिस का है, जहां अंकल जेसन उसी गंदे शेरिफ से मिलता है जिसे हम पहले देख चुके हैं। और यही खुलासा होता है कि जेसन सिर्फ पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक FBI एजेंट है, जो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसकी भतीजी का अपहरण हो चुका है। लेकिन हालात को और जटिल बना देता है जब जेसन खुद शेरिफ को बता देता है कि उसे शक इसलिए हुआ क्योंकि केटी ने अपने ताजा मैसेज में नया कोड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उधर जंगल में भ्रष्ट शेरिफ अपहरणकर्ताओं को यह जानकारी दे देता है कि केटी का अंकल FBI से है और उसने सेफ वर्ड के बारे में झूठ बोला था, जिससे बॉस बोरिस डरकर जेड को आदेश देता है कि दोनों लड़कियों को मारकर लाशें ठिकाने लगा दो ताकि FBI उनके धंधे तक न पहुंचे। मगर अपहरणकर्ताओं को बिना पता चले केटी उनकी बातचीत चुपके से सुन रही होती है, जबकि उसी समय उसका FBI अंकल उसी कैफे में जाकर बारिस्ता से पूछताछ कर रहा होता है जहां उसने आखिरी बार लड़कियों को छोड़ा था। बारिस्ता को साफ साफ याद होता है कि केटी और स्लोन किस तरह के ट्रक में गई थीं और अगले दिन केटी स्लोन को चेतावनी देती है कि अपहरणकर्ता उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। तभी वे आदमी स्क्रफी गाय को उनके पास छोड़ जाते हैं ताकि
ताकि वह निगरानी रखे। मौके का फायदा उठाते हुए केटी उसे बहलाती है और अचानक उसके पास पहुंचकर नंगी दांतों से उसका गला फाड़ देती है। फिर दोनों अपनी जंजीरों से आजाद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद शेरिफ वहां पहुंचता है, शायद उन्हें खत्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है दोनों औरतें उसकी गाड़ी चुराकर भाग निकलती। शहर लौटकर वे एक हार्डवेयर स्टोर जाती हैं और आने वाली लड़ाई के लिए हथियार जुटाती हैं। वहीं वे कैशियर से पूछती हैं कि क्या वह बोरिस को जानता है, नीले ट्रक वाले आदमी को, और कैशियर उन्हें बता देता है कि बोरिस कहां रहता है। दूसरी ओर अंकल जेसन अपनी जांच जारी रखते हुए एक स्थानीय कार इंश्योरेंस ऑफिस पहुंचता है और ये दिखाता है कि उसकी टक्कर नीले ट्रक से हुई थी ताकि वह मालिक का पता लगा सके। इस बीच बोरिस घर लौटा है, लेकिन वहां केटी और स्लोन घात लगाकर उसका इंतजार कर रही होती है। वे उस पर कीलों से जड़े टेनिस बॉल्स से हमला करती हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देती हैं। हालात पलटे देख बोरिस अपनी जान की भीख मांगता है और पैसों का लालच देकर रहम की उम्मीद करता है, लेकिन ठीक उसी समय अंकल जेसन बोरिस के घर के बाहर आकर रुकता है, इस बात से बेखबर कि अंदर क्या हो रहा है। घर के अंदर केटी और स्लोन बोरिस से सुअर के मुखौटे वाले आदमी की असली पहचान पूछती हैं। जब बोरिस सच बताने से इनकार करता है तो दोनों एक अस्थायी भाले से उसकी पीठ में वार करती हैं और अंततः उसे मार डालती हैं। इसी दौरान अंकल जेसन घर में प्रवेश करता है, लेकिन तब तक दोनों औरतें वहां से जा चुकी होती हैं और उसे केवल मौत के करीब पहुंचे बोरिस का शव मिलता है। अचानक बाहर इंजनों की गड़गड़ाहट सुनकर जेसन घायल बोरिस को अस्पताल ले जाता है, लेकिन अगले ही दृश्य में शेरिफ उसे बताता है कि बोरिस नहीं बच सका। चिंतित जेसन केटी को फोन करने की कोशिश करता है, तभी शेरिफ ये समझकर कि उसकी पोल खुल चुकी है बंदूक निकाल लेता है। दूसरी तरफ केटी और स्लोन एक चर्च के सामने पहुंचती है, जहां पता चलता है कि सुअर का मुखौटा पहनने वाला दरअसल शहर का पादरी है। स्लोन चर्च में घुसकर अपने बलात्कारी से आमना सामना करती है और केटी की मदद से दोनों मिलकर उसे मार गिराती हैं। कार से निकलते समय वे राहत और आजादी महसूस करती हैं, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी रोककर बाहर निकलती हैं, यह चौंकाने वाला सच सामने आता है कि पादरी उनकी गाड़ी के पीछे जंजीरों से बंधा हुआ घसीटा जा रहा था। अपने अंतिम बदले के रूप में केटी और स्लोन पादरी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा देती हैं और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाती हैं, जहां दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीती हुई नजर आती हैं। वहीं अंकल जेसन अब शेरिफ की कैद में है, जिसने दो और लड़कियों को भी अगवा कर रखा है। लेकिन ठीक समय पर केटी और स्लोन वहां पहुंचती हैं और शेरिफ को बांधकर रूसी रूलेट का खेल खेलते हुए उसे यातना देती है, जिससे साफ झलकता है कि उन्होंने जितना सहा है उसने उन्हें मानसिक रूप से बदल दिया है। शेरिफ माफी की भीख मांगता है, मगर अंततः केटी उसके सिर में गोली मारकर उसकी कहानी खत्म कर देती है। इसके बाद वे दोनों लड़कियों को आजाद कर देती हैं और उन्हें जेसन को छुड़ाने के लिए कहती हैं, लेकिन जब जेसन पूछता है कि शेरिफ को किसने मारा तो लड़कियां चुप रह जाती हैं और कृतज्ञता में कुछ नहीं बताती। कहानी आगे बढ़ती है जब केटी और स्लोन जेड और लुकास की मां के घर जाती हैं, उसे उसी तरह ड्रग देती हैं जैसे उसने कभी उन्हें दिया था और फिर उसे बांधकर तहखाने में घसीट ले जाती हैं, जहां पहले से ही जेड कैद है। वहां मां को जबरदस्ती यह दृश्य दिखाते हुए वे बेसबॉल बैट से जेड का सिर कुचलकर अपना बदला पूरा करती हैं। इसके बाद वे उसे लुकास के पास ले जाती हैं, जो पहले से ही कुर्सी से बंधा होता है, लेकिन खुद उसे मारने के बजाय वे उसकी रस्सियां खोलकर उसे एक बल्ला थमा देती हैं और आदेश देती हैं कि वह अपनी ही मां को पीटे। जब लुकास इनकार करता है तो वे उसे गोली मार देती हैं और उसके शव को इस तरह सजा देती हैं मानो उसने आत्महत्या की हो, जिससे साफ होता है कि वे सभी हत्याओं का इल्जाम उसी पर लगाने का इरादा रखती हैं। बेतहाशा डर से मां अपनी जान बचाने के लिए केटी और स्लोन को पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन सौदा मानने के बजाय केटी लॉन मूवर से उसकी निर्मम हत्या कर देती है। अगला दृश्य समय बीतने का संकेत देता है, जहां अंकल जेसन केटी के घर पहुंचते हैं और उसे तथा स्लोन को एयरपोर्ट छोड़ते हैं, जहां दोनों सहेलियां खुशी खुशी न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो जाती हैं।